सर, माननीय उपसभापति महोदय, कृपया शांति बनाए रखें। सदन के अंदर सरकार की तरफ से संविधान संशोधन का प्रस्ताव आया है, जो माननीय मंत्री ने प्रस्ताव लाते हुए एक बात कही थी कि किस कारण से लाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है। ये भी बताया गया कि जो सामाजिक रूप से जो जातियां अग्रिम जातियां मानी जाती, अगड़ी जाति कही जाती हैं, उनके भी गरीब लोगों को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। प्रश्न ये है, पहले देश में आरक्षण का इतिहास क्या, वो जानना भी जरूरी होगा कि हमारी संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बड़े विस्तार से चर्चा करी थी कि जिन लोगों के साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है, सोशल एक्सक्लूजन हुआ है, सामाजिक न्याय नहीं मिला, उनको संरक्षण की जरूरत है और वो संरक्षण आरक्षण के रूप में मिलना चाहिए। और तभी वो अनुसूचित जातियां, शेड्यूल्ड कास्ट और जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब्स को ये तय किया भारत के संविधान के निर्माताओं ने कि इनको आवश्यकता है, न्यायोचित है, वो अवश्य दिया जाना चाहिए। आज इस सदन में मैं ये बताना आवश्यक समझता हूं कि 23 दिसंबर 1946 को 23 दिसंबर 1946 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता संग्राम के एक महान नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन रखा था। और उस ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन में पूरा तो नहीं पढ़ूंगा, पर उसका वो अंश जो आज की इस चर्चा से संबंधित है, उन्होंने ये कहा था कि आजाद भारत में क्या होना चाहिए, कैसा संविधान, wherein it shall be guaranteed and secured to all the people of India justice, social, economic and political, equality of status, of opportunity and before the law, freedom of thought, expression, belief, faith, worship, vocation, association and action subject to law and public morality। और उसका छठे अंश में कहा था, wherein adequate safeguard shall also be provided for minorities, backward and tribal areas and depressed and other backward classes of the country। ये 13 दिसंबर 1946 को ये सोच थी जो आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और उस समय के हमारे महान योद्धा, उन्होंने तय किया था। और ये ऐसे नहीं आया था ये प्रस्ताव, इस पे चर्चा बड़े विस्तार से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कई महाधिवेशनों के अंदर हुई थी। प्रस्ताव पारित किए गए थे कि जब देश आजाद होगा तो वो लोग जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय मिलेगा, बराबरी का अधिकार मिलेगा। यही एक कारण कि यह आरक्षण हुआ। और उसके बाद सरकारें आवश्यकता अनुसार, क्योंकि सैकड़ों बरस का अन्याय था, वो कुछ दशकों में पूरा नहीं हो सकता था, चाहे वो शिक्षा की संस्थाएं हैं, शिक्षा के अवसर हैं या आमदनी है, और उसके साथ साथ सरकारी नौकरियां, प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां, उसके अंदर भी। मैं सेक्रेटरी जनरल साहब, जरा अगर आप खैर मैं अपनी बात बढ़ाता हूं आगे। मैंने आवश्यक समझा कि नहीं, जो बात कह रहा हूं उसको गंभीरता से कहूं। आनंद जी, आप चेयर को देखकर, मैं चेयर को जी जी आपकी तरफ ही देखते रहेंगे, कभी कभी इधर उधर भी देखने। तो बहरहाल ये न्याय मिला
तो ये कहना और ये दिखाना कि पहले कभी कुछ नहीं, मेरा एक आग्रह रहेगा आपके माध्यम से अपने मित्रों से जो उस तरफ हैं, क्योंकि हम शत्रु किसी को नहीं मानते, हमारी मानसिकता अलग है। हम प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं, वैचारिक मतभेद में विश्वास करते हैं, विचारधाराओं का विरोधाभास हो सकता है, पर जहां तक देश की बात है, भारत देश हमारा है, सबका। और इस देश को बनाने में जिन लोगों का योगदान रहा है, उस योगदान को अगर सम्मान से स्वीकार नहीं किया जाएगा, आज जो कहा जाता है कि पहले कुछ नहीं हुआ, तो कुछ नहीं हुआ तो क्या लेकर आए थे 2014 में? हमने इस सदन में गिना चुका है कि भारत की अर्थव्यवस्था कहां खड़ी थी, देश में कैसे ये परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष शक्ति हिंदुस्तान बन चुका था। तो इस बात को कृपा करके, इस मानसिकता को आप छोड़ दीजिए। ये बिल आप लाए क्योंकि काफी बात कही थी, देश के लोगों को कई आश्वासन दिए गए थे 2014 में। केवल आश्वासन और वायदे नहीं थे, सब्ज बाग दिखाए थे, एक बहुत बड़ी हवा चली थी। पर एक चीज मैं कहूंगा, आफ्टर एवरी हाई टाइड देयर इज अ लो टाइड। इस बात को मत भूलिए कि आपने क्या कहा था, सबका साथ सबका विकास। अभी माननीय सदस्य ने कहा, अच्छी बात है, सोच अच्छी है, पर कहीं सही माने में हो रहा है, और वो अच्छे दिन कब आएंगे उसका इंतजार हो रहा है। अभी तक तो देश इंतजार कर रहा है अच्छे दिन का। कृपया बीच में टिक्का टिप्पणी न करें। जो ये अच्छे दिन कह रहे हैं आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी संवेदनशीलता, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, वो तो कह रहे हैं, मैं आज देख रहा था अभी टेलीविजन पे बाहर, खूब अच्छा। आजकल तो देश की जितनी, और अच्छी बात है, देश में जितनी पोशाक और जितनी पगड़ी, जितनी टोपी है, वो उसमें रोज दर्शन होते हैं, सदन में नहीं होते। पर ठीक है, उनकी मर्जी है, उनकी अपना शौक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं भी हिमाचल की कई तरह की टोपियां हैं, वो कहेंगे तो उनको हम और भी दे देंगे, भेंट कर देंगे। खैर, माननीय, अरे सम्मान होता है, गहलोत साहब ने भी डाली है, ये हिमाचल की टोपी है, इसमें आपत्ति क्या? वो पीछे भी बैठे हैं, आपको भी अच्छी लगती है पगड़ी, इनको टोपी भी अच्छी लगती है, उस बात को रहने दें। मुझे कृपया शांति रखें। हाँ आनंद जी, आप अपनी बात मूल विषय। अब जैसा मैंने कहा कि ये जो संविधान का संशोधन है, वो जो पहले प्रावधान, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में पहले से ये रखा गया था संविधान के अंदर, एक कि जो पिछड़े हैं, कमजोर हैं, उनके लिए सरकार को ये अधिकार रहेगा, राज्य को, स्टेट को, कि वो कोई प्रावधान करे, और उसी के तहत जो आरक्षण अभी तक भारत में हुआ है वो चला। उससे बाहर हटके जब आरक्षण की कोशिश की गई 2 बार, तो सर्वोच्च न्यायालय ने उसको स्वीकार नहीं किया था। ये एक चुनौती भी मैं कहूंगा हर सरकार के सामने रही है, केंद्र की सरकारों के सामने, हमारी सरकारों के सामने भी। चाहे 1992 के अंदर ये चुनौती आई थी, 2010-11 में ये चुनौती आई थी, कई राज्यों के सामने ये चुनौती आई। तो मैं सोचता हूं कि सरकार ने उन तमाम चीजों को मन में रख के, सोच के, विचार करके ये आप लाए। प्रश्न ये है कि क्या बात हुई ऐसी एकदम से इसको लाया गया। मैं विरोध नहीं कर रहा, पर जब संविधान का संशोधन आता है, एक बड़ा समाज के अंदर एक वर्ग के लिए जिसको समझा जाता है वो कमजोर हैं, उनको भी संरक्षण की जरूरत है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं पर अभी तक के प्रावधान में वो कवर्ड नहीं है, उनको कोई उसका लाभ नहीं मिलता, या शिक्षा संस्थाओं में या सरकारी नौकरियों के अंदर, तो उनके लिए तुरंत कोई कदम उठाया जाए। मैंने इसलिए ये कहा, और सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा, देश पूछता है, इस सोच को पहले से चली थी। 2006 में इस पे कमीशन भी बिठाया गया था,
जब यूपीए की सरकार थी और उस कमीशन में जो एक इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट के लिए मेजर जनरल सिन्हो उसके चेयरमैन थे, उसकी रिपोर्ट भी आई थी। आप कह रहे हैं सोच, कईयों की सोच रही। यह भी जरूर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अंदर भी 2014 में हमने इसका जिक्र किया था। हम इसलिए भी इसका समर्थन कर रहे हैं क्योंकि हमारी ये सोच रही थी, हमने अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया था। अब ये अलग बात है कि चुनाव के नतीजे और हुए, आप हंसते खेलते आए, हम लोगों ने स्वीकार कर लिया जो नतीजा आया। पर आपको 4 साल 7 महीने ये कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या हो गया था 4 साल 7 महीने कि उसके बाद आप लाए हैं आखिरी सत्र के अंदर। ये आखिरी सत्र है, उसके बाद चुनाव है। अब इसमें कोई ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। वास्तविकता यह है, सच्चाई सुनना जरूरी है। अभी महीना नहीं हुआ, 3 राज्यों ने इनको आशीर्वाद देके भेजा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, और बाकी 2 भी हारे। तो अभी क्रिकेट की टीम तो हमारी जीत गई श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया में, आपको 5-0 से आप सीरीज हार गए चुनाव की। दैट इज द आउटकम ऑफ द इलेक्शंस। तो आपको संदेशा मिला कि हम ठीक रास्ते पर नहीं चल रहे, चुनाव सिर पर है। अभी तो 3 राज्यों ने एक छोटा संदेश दिया है, बड़े संदेश की भी पूरी उम्मीद करें और जरूर मिलेगा, कुछ महीने की बात है। तो जब माननीय उपसभापति, एक होता है एयरपोर्ट पे अराइवल का लाउंज, आगमन, एक होता है प्रस्थान, डिपार्चर। तो दिस हैज बीन ब्रॉट बाय अ गवर्नमेंट व्हिच इज ऑलरेडी इन अ डिपार्चर लाउंज। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, आई कैन से दैट। अब लोगों को क्या आप बनाएंगे कि हम आपको दे रहे हैं, जो आर्थिक रूप से देश को सुनना जरूरी है कि आप दे क्या रहे। पहले जो आपने इसमें शर्तें लगाई हैं बहुत खूब, 5 एकड़ से कम जिनके पास जमीन है, 5 एकड़। अब 5 एकड़ जिसके पास जमीन है, वो 86% जो भारत की लैंड होल्डिंग है, 86% ऑफ द लैंड होल्डिंग्स ऑफ द कंट्री, इट कवर्स दैट। दूसरा, 8 लाख रुपया आमदनी। वित्त मंत्री बैठे, इनको मालूम है, पूर्व वित्त मंत्री भी बैठे हैं। तो आप जरा डेटा दें कि 8 लाख से ऊपर की आमदनी इस देश में कितने लोगों की है? How many people have income above 8 lakhs? And how many people pay that income tax? आपको हैरानी होगी, शायद अगर मेरी जानकारी गलत है तो आप मुझे ज्ञान दें कि वो डेटा जब आप कहें तो देश के सामने रखें कि इससे अगर 99% नहीं तो 98% भारत के लोग इससे कवर्ड होते हैं। अब आप उससे 50% निकाल दें जिनके लिए आरक्षण पहले से है। 130 करोड़ की आबादी है, 65 करोड़ भी अगर आप कहें तो उस 65 करोड़ का 98%, अब उसमें से नौकरी वाले कितने लोग होंगे? जाहिर है 45 करोड़ के आसपास लोग होंगे। चिंता क्या है आज देश की? देश में रोजगार नहीं बन रहा, ना प्राइवेट सेक्टर में, उद्योग में, ना सरकार का रोजगार बन रहा है। अभी पिछले सप्ताह आंकड़े आए चौंकाने वाले। इस देश में जो 2 करोड़ रोजगार का, अब उसको जुमला मत कहना, कहा था भारत के नौजवानों को 1 साल में 2 करोड़, 10 करोड़ गिनेंगे अभी। पिछले साल 1 करोड़ 10 लाख, 11 million jobs have been destroyed in 2018, have been lost in 2018. तो नौकरी तो बन नहीं रही, नौकरी तो बन नहीं रही। ये चिंता है। मैं केवल आलोचना के कारण इस बात को नहीं कह रहा, चेता रहा हूं, ये हकीकत है। मैंने कुछ अभी और देखा, क्योंकि समय कम था, आप इतनी जल्दी में लाए, आपको लाना था, क्योंकि
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से पहले कहें कि 2 करोड़ नहीं तो आगे के लिए तो डैंगल अ कैरेट, वो कहते हैं ना, दिखा दिया एक और सपना कि हो जाएगा, दे दिया, सबको दे दिया। हर आदमी सोचेगा मेरे बेटे बेटी को अब रोजगार का मोदी जी ने प्रबंध कर दिया। पर प्रश्न एक, नौकरियां हैं कितनी? मैंने अभी आंकड़े देखे और वित्त मंत्री से मेरा आग्रह रहेगा कि राज्यों का भी आंकड़ा मंगा के, मंत्री महोदय आप जवाब देंगे, जरा सदन के अंदर रख लें। तो 34 लाख रोजगार केंद्र सरकार के, और पिछले 3 साल में ये सुनने के है 95,000 नौकरी बनी है, केंद्र सरकार ने जो पैदा करी है, रोजगार बनाए हैं। तो 34,95,000 हो गए, 34 लाख हैं, 95,000 हो गए। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं भारत की, उसमें निरंतर नौकरी कम हो रही है। तो आपने 95,000 बनाए 3 साल में, और पीएसयूज के अंदर आपके प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, आई एम कोटिंग द प्रेस रिलीज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाय द पीआईबी प्रेस रिलीज, इन द पीएसयूज ऑफ द कंट्री in 2016-17 the jobs have come down from 11.85 lakhs to 11.31 lakhs. तो 54,000 नौकरी 2016-17 में आपकी पीएसयूज में टूटी, और 2017-18 में ये घटकर 11,31,000 से भी घटकर 10,88,000 पे चली गई। 43,000 दूसरे साल में टूटे। तो 3 साल में आपने केंद्र की सरकार के 95,000 रोजगार बनाए और पीएसयूज के 97,000 रोजगार तोड़ दिए। मैंने प्राइवेट सेक्टर की इस पे बात नहीं कर रहा, उस पे तो दोहरी लाठी चली आपकी। क्या वार हुआ है, पहले नोटबंदी का जश्न मनाए, दूसरा जल्दबाजी में गलत मॉडल जीएसटी का थोप दिया, व्यापार तोड़ दिए, लोग बेरोजगार हो गए, लोगों का नुकसान किया। तो ये रोजगार तो इतना है। राज्यों के आंकड़े माननीय वित्त मंत्री देंगे, गहलोत जी सज्जन व्यक्ति हैं, आपने भी कुछ होमवर्क किया है इस पे, वो भी रख दें। तो ये जो आप 10% लाए हैं और 98% लोग इससे कवर होते हैं, जो आपने बनाया 5 एकड़ 8 लाख। तो मैं सोच रहा था, और मैंने कई अर्थशास्त्रियों से, मैं नाम भी रख सकता हूं, सदन में आने से पहले मैंने फोन किया, मैंने कहा मेरे को कुछ ज्ञान दो, मैंने पढ़ा है अर्थशास्त्र, पर मैं इतना विद्वान नहीं हूं कि एक एक आंकड़े मेरे पास हो, मुझे बताओ इसमें कितने साल लगेंगे। तो उन्होंने कहा कि शायद 800 साल कैलकुलेट करके। अब देखो ना नौकरी कितनी है, लोग कितने हैं, किसको बता रहे हो, कर दिया। भैया कृपा करो, पहले अर्थव्यवस्था सुधारो, विकास की गाड़ी वापस पटड़ी पे लाओ, रोजगार पैदा करो। आपने तो ऐसा कह दिया कि ऐसा होता है, सपने देखना, सपने दिखाना शौक है, फितरत है इंसान की। तो आपने भी दिखा दिया, ये इतना बड़ा सपना दिखा रहे हैं आप देश के लोगों को। गंभीर बात है कि समाज के अंदर जातिवाद एक ऐसी विषय रहा है देश में जिसका मैं पक्षधर नहीं हूं। हम में से बहुत लोग हैं जो इसके कभी पक्षधर नहीं रहे, पर भी एक वास्तविकता भारत के समाज की रही है, विडंबना। इसलिए सामाजिक परिवर्तन आवश्यक है, और जो लोग पिछड़े हैं, जो विकास की परिधि से बाहर रह गए, उनको उसमें जोड़ना, उस प्रक्रिया में जोड़ना, उसका लाभ देना, ये देश का धर्म है, कर्तव्य है, हर सरकार का, हर भारतीय का। तो अगर हम उस दृष्टिकोण से भी इसको देखते हैं, तो यह जरूरी हो जाता है कि हम इस विषय पे विस्तार से देश में चर्चा करें, सदन को भी मौका देते, हर सदस्य को यह अवसर देते कि वो लोगों से बातचीत करे, समाज के उन वर्गों से बातचीत करे जिनको ये एक नया सपना मिलेगा कि क्या चाहते हैं, क्या शर्तें होनी चाहिए,
क्या ये सही है या नहीं है, या इसमें कोई और भी सुधार लाया जा सकता है? वो सुधार माननीय उपसभापति महोदय, वो कैसे हो सकता था? वो सुधार लाने का एक ही तरीका था। जो कोई भी कानून बनता है, ये तो संविधान का संशोधन है, और इसने अभी कई जो है, मैं कहूंगा that there are another two twin barriers which the government will face. We hope that you will overcome, but you will face that. You will face certain constitutional questions, you will face certain barriers. But this tendency of this government not to respect Parliament, but to bypass legislative scrutiny while making laws or constitutional amendments, I deplore it. This is the calculated, deliberate disrespect done to the highest institution of Indian democracy. It is deliberate. क्योंकि आप नहीं चाहते, आपकी सोच ऐसी है कि आपसे कोई सवाल ना करे। आपकी सोच तो आरक्षण के पक्ष में नहीं है। मैं जो इस सदन के सदस्य नहीं है, किसी महानुभाव के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, पर आपके बड़े शिरोमणि लोगों ने, आप कृपया शांति बनाए रखें। आनंद जी आप अपनी मैं तो किसी का नाम भी नहीं, आप बात करें। मैं तो आपसे ही कह रहा हूं। आप कहें, कृपया आप सीट पर बैठकर ना बोलें, शांति बनाए रखें। बहुत महत्वपूर्ण बिल पर हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, आने वाली पीढ़ियां देखेंगी हम क्या तय कर रहे हैं। आनंद जी बात ऐसी आप, है, आप कृपया मेरी ओर देखें। मैं आपकी तरफ ही देख रहा हूं, पर बात पर आइए। बात ही कर रहा हूं। हाँ करिए, आप करिए। आप भी थोड़ा इधर कोई ज्यादा देखा करें। आप ही को देख रहा हूं मैं तब से। अभी देख चलिए, आप ध्यान दे लें, आप देख ले, कैमरे पर प्रमाण है। देखिए, पर आपके कई बड़े लोगों ने सरकार में भी रहे हैं और बड़े नेता हैं जिन्होंने आरक्षण के सोच का ही विरोध किया। पर देश में आरक्षण कैसे होना चाहिए, कैसे समाज के हर वर्ग जो सही माने में जिनको न्याय नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, ये देश के सामने, समाज के सामने चुनौती है, एक सरकार की बात नहीं है। अगर हमारे बेटे बेटियों के लिए हम अवसर नहीं पैदा करेंगे, रोजगार नहीं पैदा करेंगे, वो केवल वायदे और जुमलों पे नहीं चल सकते। नौजवान देश का भविष्य किसी भी समाज का, उनके लिए हम सही प्रावधान कैसे करें? अगर 1946-47 में इस पे चर्चा हो सकती है, उस वक्त की संविधान सभा, वित्त मंत्री से जब आज बात हो रही थी, कल भी हमने बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जगह आप डिबेट्स पढ़ें इस विषय पे, एफर्मेटिव एक्शन पे, कि कितने विद्वान लोग थे, उनकी कितनी विशाल सोच थी, और क्या उन्होंने कहा, जो तर्क उन्होंने दिए। तो आज आजादी के 70 साल से ज्यादा हो गए, तो इस विषय पे व्यापक देश में चर्चा होनी चाहिए। एक दिन उस सदन में पास हो जाए, एक दिन इस सदन में पास हो जाए, हो गया वायदा पूरा। ये नहीं हुआ। जो कहा था वो करो, कथनी और करनी एक हो। नौजवान तो आपसे अभी हिसाब मांगेगा। ये केवल भोपाल, जयपुर, रायपुर, हैदराबाद, वहां के संदेश से नहीं आप प्रभावित होकर लाए इसको। और हमको आज बहुत ज्ञान दिया जा रहा था। माननीय कृपा करें कि विपक्ष राजनीति नहीं करता। पहली बात तो हम राजनीतिक दलों से आते हैं, सब, आप भी और हम भी, पर राजनीति तो सरकार कर रही है। अगर राजनीति से ये प्रेरित नहीं होता, और चुनाव में जो आपकी सेवा लोगों ने करी है अच्छे दिन की, जिनको आपने अच्छे दिन दे दिए, तो आप कभी भी ना लाते, आप कभी नहीं लाते इसको। ये तो वोटर बोला है, गरीब बोला है, किसान बोला है, तो आपने कहा अब हम कुछ करें। पर एक चीज मैं कहूंगा, हर किसी को एक अनुभव की बात है, क्योंकि आप यहां रहे हैं, हम वहां थे, फिर भी हम यहां आए, फिर वहां गए, तो इसमें प्रजातंत्र में ये होता है। पर हर बार जब स्थान बदलते हैं, कुछ ज्ञान भी प्राप्ति होती है।
हमको भी शायद यहाँ कुछ साल बैठ के और भी ज्ञान मिला, क्योंकि वहाँ बैठ के शायद हमको वास्तविकता शायद उस समय ठीक ना पता हो। पर आपके साथ भी ये हालत है कि आप सोचते हैं कि पूरा देश एक आवाज में आपके साथ खड़ा है और आपने सब कुछ कल्याण कर दिया। पर आपने, आपकी सरकार ने वायदा खिलाफी करी। मैं आज सदन में कहना चाहता हूं, देश के नौजवान और किसान के साथ वायदा खिलाफी करी है। केवल ये इसको संविधान संशोधन से गरीब का पेट नहीं भरेगा, किसान को न्याय नहीं मिलेगा। और आपको इतनी संवेदनशील सरकार है, मेरा सवाल है, आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सशक्तिकरण की बात करते हैं, क्या आपके पास इस बात का उत्तर है जो आपने एक और वायदा किया था? नौजवान को तो 2 करोड़ का कह दिया, किसान को उसकी फसल की कीमत उससे 50% ऊपर कह दी, मिल क्या रहा है? आप जानते हैं, देश जानता है कि आज किसान जब मंडी में जाता है उसको क्या कीमत मिलती है। एमएसपी नहीं मिल रही आज हिंदुस्तान के किसान को। जो आपने एमएसपी तय करी है, चाहे वो दाल की है, फसल की है, धान की है, गेहूं की है, 300, 500, 700 रुपया हर चीज में कम मिलता है किसान को। पर आपको न्याय करना है, क्या कारण है आपने महिलाओं के लिए आरक्षण का बिल नहीं लाए? वो 50% महिलाएं, उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए, उनको कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए। सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से सारी महिलाओं को न्याय मिल गया? लाते ना। हमने आज भी कहते हैं, ये जल्दी वहां दिखाते माननीय प्रधानमंत्री जी और सरकार, आप लाते इसको, कोई आलोचना नहीं होती। मैं आपसे अभी कहना चाहता हूं, मांग करता हूं कि आप एक दिन और बढ़ाएं, आज रात को लाएं, हम कल फिर करते हैं पारित। बुलाओ लोकसभा को वापस। एक सीधा संदेश जाना चाहिए। आप राजनीति के लिए तो आपको 3 तलाक, मुस्लिम महिला, अरे उनको न्याय दे दिया, बाकी महिलाओं को क्या हुआ? भारत की क्या हो गया? किसने रोका आपको? आप मानिए, मैं तो आग्रह कर रहा हूं, उस पे मंत्रियों को कष्ट नहीं होना चाहिए। न्याय सब महिलाओं को मिलना चाहिए, महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए। आपने कहा था अपने मैनिफेस्टो में, अब लाएं उसको, आप पूरा करिए। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि अगर सरकार ये सोचती है कि उन्होंने एक ऐसी परिस्थिति राजनीतिक दलों के सामने कर दी कि जिन्होंने खुद ये प्रतिबद्धता दिखाई थी, जिनकी सोच अपनी ये थी, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी भी समर्थन करेगी। जाहिर है जो हम खुद ही करने जा रहे थे, खुद ही लाए थे, तो जरूर है। इसीलिए जो महिलाओं के लिए भी था वो भी हम कहते हैं, चाहे सरकार तो आपकी नहीं उससे बदलेगी, पर जो सही माने में सही सोच से किया जाएगा उसका हम समर्थन कर देंगे। मुझे एक सलाह सरकार को ये देनी कि देश का जनता भोली भी है, सज्जन है, विश्वास भी करती है, खूब विश्वास करती है और बहुत आशीर्वाद देती है। जब आप कहते हो तुम्हारे लिए अच्छा करेंगे, इसलिए आपको खूब आशीर्वाद मिला, देश की जनता ने विश्वास किया। पर यह देश की जनता मूर्ख नहीं, एक बार तो सब्ज बाग में चली जाती है, एक बार तो वायदों में बहक जाती है, पर बाद में हिसाब जरूर मांगती है। और आपका हिसाब देने का वक्त है, नए सपने बांटने का समय नहीं है आपका। यह हिसाब होगा, जवाबदेही तय होगी। यही हिंदुस्तान की आवाज है। अपनी बात को विराम देने से पहले मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारे दल ने इसके पक्षधर हैं। हमने ये बात उठाई थी। हम सामाजिक न्याय में और खास तौर पे जो अग्रिम जाति के भी गरीब लोग हैं उनको सही माने में न्याय मिले, एक कदम उसकी तरफ है। ये रास्ता बहुत लंबा है, चुनौती कड़ी है, उस पर राजनीतिक मजबूरी से नहीं, प्रतिबद्धता से काम होना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।